हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जेजे एक्ट अर्थात किशोर न्याय अधिनियम 2015 को देखेंगे और यह इस सीरीज का तीसरा पार्ट है, क्योंकि इसके पहले हमने 2 पार्ट के माध्यम से कुल 100 प्रश्नों को एमसीक्यूज के रूप में हमने हल किया था और अभी तक हम धारा 27 तक के प्रावधानों को पूरी तरह से देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम धारा 28 के जो प्रावधान हैं उसके आगे देखेंगे और इस वीडियो में हम पूरे इस अधिनियम को समाप्त कर देंगे। इसमें लगभग 50 से 65 प्रश्न होने चाहिए, तो आप लगातार इस पर बने रहिए। और इसके पहले अगर वीडियो को आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि यह एक क्रम है पूरे सीरीज जो है, जहाँ पर हम धारा 1 से लेकर के इस पूरे अधिनियम को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो उसके दोनों पार्ट को आप जरूर देखें, उसके बाद आप तीसरा पार्ट देखेंगे तो आपका एक क्रम जो है बना रहेगा। और साथ में अगर बेरेट रखते हैं तो नहीं भी रखते हैं तब भी आपको जो यहाँ पर जितनी भी बातें बताई गई हैं जो प्रश्नों के रूप में, वो सभी इतनी पर्याप्त होंगी कि आपको इससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के जो प्रश्न है वो आगे आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें अगला प्रश्न है कि समिति के द्वारा किसी मामले के अंतिम निपटारे के समय कितने सदस्य उपस्थित होंगे। तो देखिए, धारा 28 के अंतर्गत समिति के संबंध में प्रक्रिया की बात की गई है और समिति की बैठक कितनी होगी, तो माह में कम से कम 20 दिन जो है समिति की बैठक होती है। और यहाँ पर जो मामला है कोई, उसको निपटाया जाना है, अंतिम निस्तारण किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में जो सदस्यों की संख्या होगी वह कम से कम 3 सदस्य यहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। तो दूसरा जो विकल्प है यह सही हो जाएगा धारा 28 के अनुसार। इसका प्रावधान जो है धारा 28 के खंड 5 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कौन बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करेगा। तो कौन है जो कि बालक को दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित कर सकता है। तो ऐसी जो शक्ति होती है वह बाल कल्याण समिति के पास होती है। तो पहला विकल्प सही होगा, बाल कल्याण समिति के पास। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम के अधीन रिपोर्ट न करने के अपराध के लिए क्या सस्ती है या किस सजा का जो प्रावधान है वह किया गया है। अब देखिए, रिपोर्ट की बात की जा रही है तो किस तरह की रिपोर्ट की बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो यह जो सजा का प्रावधान है यह दिया गया है धारा 34 के अंतर्गत। लेकिन केवल धारा 34 को पढ़ लेने से आपका काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके पहले जो है हम धारा 32 और धारा 33 को भी देखेंगे। तो धारा 32 के अंतर्गत यह बताया गया है कि संरक्षण के पृथक पाए गए बालक के संबंध में आज्ञापक रिपोर्टिंग, अर्थात अगर कोई ऐसा बालक है जो कि पृथक है, अर्थात उसके माता पिता या गार्जियन का कुछ अता पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति या पुलिस अधिकारी या संगठन या नर्सिंग होम, अस्पताल, प्रसूति गृह, कोई भी जो इस बालक को पाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर उस बालक के बारे में, या अगर वह बालक अनाथ है तो ऐसी स्थिति में उसको अपने भार साधन में लेगा। उसके बाद भार साधन में लेने के 24 घंटे के भीतर उसको जो है चाइल्ड लाइन अथवा निकटतम जो पुलिस थाना है, बाल कल्याण समिति है, जिला बाल कल्याण संरक्षण इकाई है, इनको सूचना दी जाएगी। तो सूचना किसको दी जाएगी, तो आप देखेंगे कि पारिवारिक सहायता अगर उसको नहीं प्राप्त है तो चाइल्ड लाइन को, निकटतम पुलिस थाने को, या बाल कल्याण समिति को, या जिला बाल कल्याण संरक्षण इकाई, यहाँ पर इसकी निकटतम सूचना दी जाएगी 24 घंटे के भीतर। अब देखिए, अगर ऐसी सूचना नहीं दी जाती है तो धारा 33 को देखेंगे आप। तो धारा 33 यह बताती है कि अगर इस प्रकार से कोई सूचना नहीं दी जाती है तो उसको क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। और उस अपराध की जो सजा है वह बताई गई धारा 34 के अंतर्गत कितनी होगी, तो 6 माह तक का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, यह जो है इसको सजा दी जा सकेगी, या दोनों से यहाँ पर दंडित किया जा सकता है। तो धारा 32, 33 और 34, इन तीनों धाराओं को एक साथ देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बालकों का अभ्यर्पण से संबंधित उपबंध दिया गया है। तो बालकों का अभ्यर्पण अर्थात सरेंडर ऑफ चिल्ड्रेन, इससे संबंधित जो उपबंध है वह दिया गया है धारा 35 के अंतर्गत। धारा 35 में क्या बताया गया है कि माता पिता या संरक्षक जो अपने नियंत्रण के परे शारीरिक, आवेशात्मक अथवा सामाजिक कारकों द्वारा बालकों को अभ्यर्पित करना चाहते हैं, उसको सरेंडर करना चाहते हैं, तो बालक को कहाँ भेजेंगे, समिति को उसको सरेंडर करते हैं।
इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई माता पिता है या संरक्षक है जो कि किसी कारण से, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक या जो अन्य शारीरिक कारण है या मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने बालों को क्या कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। किसको करेंगे, तो बाल कल्याण समिति को कर देते हैं। हालांकि जब वो इस तरह से सरेंडर करते हैं तो उनको पुनर्विचार करने के लिए 2 महीने का समय दिया जाता है कि आप 2 महीने के लिए आप विचार कर लीजिए कि अपने बालक को आप अपने पास ही रखेंगे। तो यह प्रावधान धारा 35 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अभ्यर्पण के संबंध में समिति के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कौन सा जो कथन है वह सही है। तो अभ्यर्पण के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही है, इसको देखेंगे। पहला है कि माता पिता या संरक्षक को पुनर्विचार करने के लिए 2 महीने का समय दिया जा सकता है या दिया जाएगा। यह कथन बिल्कुल सही है। आपको यह जो समय है 2 महीने का, इसको ध्यान रखना है। तो धारा 35 में आपने क्या देखा कि माता पिता या संरक्षक बालक को सरेंडर कर सकते हैं, उसका अभ्यर्पण कर सकते हैं। लेकिन जब इस प्रकार का वो अभ्यर्पण करते हैं या सरेंडर करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको पुनर्विचार करने के लिए 2 महीने का समय दिया जाएगा। अगर बालक 6 वर्ष से कम आयु का है तो विशेषज्ञ दत्तक अभिकरण में रखा जाएगा। कौन रखा जाएगा, बालक को विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण में रखा जाएगा। अगर बालक 6 वर्ष से अधिक आयु का है तो उसको बाल गृह में रखा जाएगा। तो यहाँ पर यह तीनों ही बातें सही हैं, अर्थात उपरोक्त सभी जो बातें हैं वो सही हैं। प्रावधान कहाँ दिया गया है, तो धारा 35 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सामाजिक अन्वेषण कितने दिन के भीतर जो है वह पूरा किया जाएगा। तो सामाजिक अन्वेषण, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह मिलता है आपको धारा 36 के अंतर्गत। धारा 36 खंड 2 के अंतर्गत यह प्रावधान मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि सामाजिक अन्वेषण को 15 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए निर्देशों के प्राप्त होने के कितने समय के बाद भी यदि समिति के द्वारा लंबित मामलों को पूरा करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार उक्त समिति को समाप्त करके नई समिति का गठन करेगी। तो कितने दिन बाद उस समिति को समाप्त कर देगी और एक नई समिति का गठन करेगी। तो ऐसा जो प्रावधान है यह मिलता है आपका धारा 36 के अंतर्गत और खंड 5 में। और यहाँ पर यह बताया गया है कि 3 महीने के बाद अगर मामले को पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में 3 महीने बाद क्या करेगी, समिति को समाप्त करके नई समिति का गठन करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार। धारा 36 के खंड 5 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत किसी बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया से संबंधित जो प्रावधान है वह दिया गया है। तो ऐसा जो प्रावधान है यह दिया गया है धारा 38 के अंतर्गत। यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा, धारा 38 के अंतर्गत ऐसा जो प्रावधान है वह दिया गया है। अब इस पे आगे जो प्रश्न देखेंगे, क्योंकि धारा 38 जो है यह काफी महत्वपूर्ण है और इससे कई प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे बालकों के लिए जो 2 वर्ष तक की आयु का है दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित करने की घोषणा उनके पेश किए जाने की तारीख से कितने समय के भीतर की जाएगी। तो कोई बालक है, चाहे वह अनाथ है या उसके गार्जियन का पता नहीं है, ऐसी स्थिति में उस बालक को क्या होता है, दत्तक ग्रहण के रूप में कोई व्यक्ति ले सकता है जो कि विधि के द्वारा मान्य हो। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि 2 वर्ष तक की आयु का बालक है, तो ऐसी स्थिति में दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित करने की जो घोषणा है वह 2 महीने के भीतर की जा सकेगी। तो पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। अब ये देखिए, धारा 38 के अंतर्गत जो प्रावधान है वह यह है कि ऐसी घोषणा बालक को पेश करने के दिनांक से 2 माह की अवधि के भीतर होगी जो कि 2 वर्ष तक की आयु के बालक हैं। और जो 2 वर्ष से अधिक आयु के बालक हैं तो ऐसे बालक को दत्तक ग्रहण की जो घोषणा है वह 4 महीने की अवधि के भीतर की जाएगी। तो 2 वर्ष तक के बालक हैं तो वहां पर 2 माह के भीतर, और 2 वर्ष से अधिक आयु के बालक हैं तो वहां पर जो घोषणा होगी वह 4 माह के भीतर होगी। अगला प्रश्न है, ऐसे बालकों के लिए जो 2 वर्ष की आयु से अधिक के हैं दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित करने की घोषणा उनके पेश किए जाने की तारीख से कितने समय के भीतर की जाएगी। तो आपने देखा 4 माह के भीतर जो है इसी घोषणा की जाएगी। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत बालकों के पुनर्वास और समाज में
पुनः मिलाने की प्रक्रिया से संबंधित जो प्रावधान है वह दिया गया है। तो बालकों के पुनर्वास और उनको सामाजिक पुनर्एकीकरण या समाज में पुनः मिलाने की जो प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, यह किया गया धारा 39 अर्थात 39 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों का प्रत्यावर्तन से संबंधित उपबंध जो है वह दिया गया है? तो यह उपबंध दिया गया है धारा 40 के अंतर्गत। तो धारा 40 के अंतर्गत यहाँ पर बालक का प्रत्यावर्तन या संरक्षण का जो तात्पर्य है वह क्या है? माता पिता, दत्तक ग्रहित माता पिता, धात्रेय माता पिता या संरक्षक अथवा इनमें से सभी या किसी भी व्यक्ति को जो प्रत्यावर्तन किया जाता है। तो यह जो आगे हम प्रश्नों में इसको भी देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, किसी बालक का प्रत्यावर्तन और संरक्षण से निम्न में से किसको प्रत्यावर्तन अभिप्रेत है? तो बालक को देखरेख और संरक्षण की अगर आवश्यकता है तो इसके लिए बालक का क्या करते हैं? प्रत्यावर्तन किया जा सकता है, रेस्टोरेशन किया जा सकता है। तो यह किसको किया जा सकता है? तो माता पिता को, दत्तक या धात्रेय माता पिता को, संरक्षक को या अन्य किसी योग्य व्यक्ति को, अर्थात इन सभी को है जो है वह प्रत्यावर्तन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं के पंजीकरण से संबंधित जो प्रावधान है वह दिया गया है, अर्थात उनके रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो जितने भी जो बालक देखभाल संस्थाएं हैं, चाहे वह राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो या एनजीओ के माध्यम से चल रही हो, स्वैच्छिक हो, चाहे जिस तरह की संस्था हो, अगर वह बालक की देखरेख से संबंधित कार्यों के लिए, प्रयोजनों के लिए उसको स्थापित किया गया है, तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है। यह प्रावधान जो है उसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, यह धारा 41 के अंतर्गत बताई गई है। अगला प्रश्न है, किसी संस्था के रजिस्ट्रेशन की अवधि कितने वर्ष की होगी और उसका कितने समय के बाद जो है वह नवीनीकरण किया जाएगा? तो देखिए, जब इस प्रकार से कोई बालक के संरक्षण के लिए, बालक के कल्याण के लिए कोई संस्था स्थापित की जाती है, तो वह जो है उसका अवधि कितनी होगी? वो 5 वर्ष के लिए होगी। और 5 वर्ष के बाद जो है उसका फिर से रिन्यूअल कराया जाएगा, फिर से नवीनीकरण कराया जाएगा। तो अवधि कितनी होगी? 5 साल। प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो यह प्रावधान जो है धारा 41 के अंतर्गत आपको मिलता है। धारा 41 के खंड 6 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन बाल देखरेख संस्था के रजिस्ट्रेशन न कराए जाने के लिए कितना जो है पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है? अर्थात अगर कोई इस तरह से बालकों के कल्याण के लिए कोई संस्था बनाई जाती है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया आपने देखा धारा 41 के अंतर्गत, और रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वह कितने साल के लिए वैलिड होगा? 5 साल के लिए, और प्रत्येक 5 साल के बाद उसको रिन्यूअल कराया जाएगा। और अगर इस प्रकार से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो सजा होगी वह कितनी हो सकती है? तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है धारा 42 के अंतर्गत दिया गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर जो है इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता, तो 1 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का जो है यहाँ पर दंड दिया जा सकता है। तो 1 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों के जो है सजा के रूप में यहाँ पर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आगे एक परंतु जोड़ा गया है, उसमें यह बताया गया है कि यह कि पंजीकरण के लिए आवेदन करने में प्रत्येक 30 दिन के विलंब को एक अलग अपराध माना जाएगा। यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक, मान लीजिए आपने आज 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन कराने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बल्कि मान लीजिए 1 तारीख को आपने एक संस्था स्थापित की और इस संस्था का आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ये तो एक अपराध हो गया। अब यहाँ पर 30 तारीख के बाद अर्थात 31 तारीख को या अगले महीने की 1 तारीख तक फिर से आपने जो है वही कार्य किया कि रजिस्ट्रेशन तब भी नहीं कराया, तो प्रत्येक 30 दिन पर एक पृथक अपराध के रूप में आपने कार्य किया है और प्रत्येक पृथक अपराध के लिए यह जो सजा होगी वह बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से धारा 42 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन में कितने समय के विलंब को एक पृथक अपराध माना जाएगा? तो 30 दिन के विलंब को एक पृथक अपराध माना जाएगा। धारा 42 के जो परंतुक है इसके अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत खुला आश्रय, ओपन शेल्टर
के संदर्भ में प्रावधान या इसकी स्थापना के बारे में जो प्रावधान है वह किया गया है। तो खुला आश्रय या ओपन शेल्टर के बारे में प्रावधान जो है धारा 43 के अंतर्गत, धारा 43 के अंतर्गत किया गया है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्य सरकार के द्वारा स्वयं की जाएगी, या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से राज्य सरकार जो है इसकी स्थापना कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत बताइए, अर्थात कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो देखिए, धात्रेय देखरेख, जिसको पोषण देखरेख के रूप में भी या फोस्टर केयर के रूप में भी जाना जाता है, इसका जो है प्रावधान धारा 44 के अंतर्गत है। और धारा 45 को देखेंगे तो यहाँ पर प्रवर्तकत्व अर्थात स्पॉन्सरशिप से संबंधित प्रावधान दिया गया है, यह भी सुमेलित है। और संप्रेक्षण गृह, तो इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 47 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके बाद जो है विशेष गृह, तो विशेष गृह जो है इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 48 के अंतर्गत दिया गया है, 49 के अंतर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि 49 में क्या दिया गया है? सुरक्षित स्थान, सुरक्षित स्थान से संबंधित प्रावधान दिया गया है कि कौन सा स्थान जो है बालकों के लिए सुरक्षित होगा और इसकी स्थापना जो है वह कैसे की जाएगी। अगला प्रश्न है, सुरक्षित स्थान से संबंधित जो उपबंध है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह दिया है धारा 49 के अंतर्गत। और यहाँ पर यह बताया गया है कि राज्य सरकार राज्य में धारा 41 के अधीन पंजीकृत कम से कम एक सुरक्षित स्थान स्थापित करेगी, जिससे कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को अथवा विधि के विरोध में बालक को, जो कि 16 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की आयु का है, और जघन्य अपराध करने के अभियुक्त को या दोषसिद्ध जो व्यक्ति हैं उनको वहां पर रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, धारा 49 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा गठित सुरक्षित स्थान में किसे रखा जा सकता है? तो यहाँ पर किसे रखा जा सकता है, तो आप देखेंगे कि 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को यहाँ पर रखा जा सकता है। विधि का उल्लंघन करने वाले 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बालक को रखा जा सकता है। दोषसिद्ध बालक को रखा जा सकता है, अर्थात इनमें से सभी व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है, और वह सुरक्षित स्थान धारा 49 के तहत राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा में बाल गृह की स्थापना से संबंधित उपबंध दिया गया है? तो चिल्ड्रंस होम या बाल गृह के बारे में प्रावधान जो है धारा 50 के अंतर्गत दिया गया है, और इसकी स्थापना जो है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में अथवा जिले के समूह में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो दत्तक ग्रहण से संबंधित जो उपबंध है यह दिया गया है आपको धारा 56 के अंतर्गत। तो धारा 56 एडॉप्शन या दत्तक ग्रहण से संबंधित उपबंध दिया गया है। दत्तक ग्रहण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह असत्य है या गलत है? तो दत्तक ग्रहण के संबंध में पहला कथन देखेंगे कि दत्तक ग्रहण का अविलंब अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के लिए कुटुंब के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो जब दत्तक ग्रहण किया जाता है, अर्थात दत्तक ग्रहण कैसे बालक का, तो वह अनाथ हो सकता है, परित्यक्त हो सकता है, या अभ्यर्पित हो सकता है। अभ्यर्पित से तात्पर्य जिस गार्जियन ने उस बालक को सरेंडर कर दिया हो। तो ऐसी स्थिति में उसको जब लिया जाता है तो उसे कुटुंब के सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जिस व्यक्ति ने उसको दत्तक ग्रहण में स्वीकार किया है, उसके परिवार के जितने भी अधिकार होते हैं, संपत्ति संबंधी या अन्य जो कुटुंब के अधिकार होते हैं, वह सभी अधिकार उस बालक को प्राप्त होते हैं, यह कथन सही है। दूसरा है, एक नातेदार से दूसरे नातेदार द्वारा किसी बालक का दत्तक ग्रहण धर्म को विचार में लाए बिना होगा। यह बात बिल्कुल सही है कि जब इस प्रकार से दत्तक ग्रहण किया जाता है तो वहां पर धर्म जो है पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, वह बीच में उसके बाधा नहीं बनेगा। और तीसरी बात है कि इस अधिनियम की कोई बात हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अधीन दत्तक ग्रहण को लागू नहीं होगी। तो यह भी सही है, दत्तक ग्रहण में धर्म को विचार में लाना आवश्यक है। तो यह कथन बिल्कुल सही नहीं है, अर्थात यही कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, धारा 57 के अनुसार भावी दत्तक माता पिता की पात्रता के संबंध में कौन सा जो कथन है वह सही है? तो भावी दत्तक माता पिता
इनके संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पात्रता या योग्यता, तो इसके संबंध में देखिए पहला है कि वह शारीरिक रूप से योग्य होना चाहिए, वित्तीय रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, मानसिक रूप से सचेत होना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति दत्तक में किसी बच्चे को लेना चाह रहा है वह शारीरिक, आर्थिक, मानसिक इस तरह से वह एक स्वस्थ होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, काबिल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पति पत्नी दोनों की सहमति होनी चाहिए कि उस बच्चे को वह आपसी सहमति से स्वीकार कर रहे हैं। तीसरा है कि कोई एकल पुरुष किसी बालिका के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं होगा। अर्थात कोई एकल पुरुष है, अविवाहित है या विधुर है, अकेले है वह, तो और वह जो है किसी लड़की का दत्तक लेना चाहता है तो ऐसा वो दत्तक लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर ये सारी जो बातें हैं वो सभी सही हैं। प्रावधान दिया है धारा 57 के अंतर्गत। अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित इन बालकों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया यह कहाँ बताई गई है? तो यह बताई गई है धारा 59 के अंतर्गत। यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपसे कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यह अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया कहाँ बताई गई है, तो धारा ही पूछ लिया गया। दूसरी बात यह है कि जिसका वह संतान है, जो बालक अनाथ हो गया है, परित्याग कर दिया गया है या सरेंडर कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण है या राज्य जो अभिकरण है वह प्रयास करते हैं कि उसको जो है उनके जो माता पिता या गार्जियन है उनके साथ रखा जाए। लेकिन अगर वह 60 दिन का इंतजार करते हैं, 60 दिन के बाद भी उनको उनके माता पिता या गार्जियन के द्वारा वापस उसको नहीं ले लिया जाता, तो ऐसी स्थिति में उस बालक को 60 दिन के बाद दत्तक देने के लिए जो है योग्य मान लिया जाएगा। तो इसके बाद जो है वह बालक अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए जो है स्वतंत्र होगा, उसको दत्तक ग्रहण में प्रदान किया जा सकेगा। और इसे दत्तक लेगा कौन? तो अनिवासी भारतीय ले सकते हैं, अनिवासी भारतीय। इसके अलावा भारत के जो है विदेशी नागरिक, जो विदेशी नागरिक जो है लेकिन वह क्या हों, भारत में निवास करते हैं। तो अनिवासी नागरिक से तात्पर्य यह है कि ऐसा नागरिक जो कि भारत का ही है, भारत भारत का नागरिक है लेकिन वह किसी दूसरे देश में रहता है। दूसरी बात जो है भारत के विदेशी नागरिक, और तीसरी बात जो है यहाँ पर आती है भारतीय मूल के व्यक्ति। ये 3 व्यक्ति हैं, इनको जो है क्या होगा, प्राथमिकता दी जाएगी किसी भी अन्य देश के लोगों को देने के मामले में। यहाँ पर 3 लोगों को जो है वरीयता दी जाएगी, एक तो अनिवासी को, दूसरा विदेशी नागरिक को जो कि भारत में रह रहा है, और तीसरा भारतीय मूल के किसी विदेशी नागरिक को। अगला प्रश्न है धारा 59 के अनुसार कितनी अवधि के भीतर किसी बालक को भारतीय या अनिवासी भारतीय भावी दत्तक माता के पिता के पास नहीं रखा जा सका है तो ऐसा बालक अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र रखा जाएगा, स्वतंत्र मान लिया जाएगा। तो 60 दिन के भीतर। तो धारा 59 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि बालक को जो है अगर इतने दिन से अब उनके माता पिता के पास नहीं रखा गया या उनको वापस नहीं दिया जा सका या उन्होंने सरेंडर कर दिया तो उसको वापस नहीं लिया, तो उसके बाद बालक स्वतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारतीय बालक के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में प्राथमिकता दी जाएगी? तो आपने देखा धारा 59 को कि अनिवासी भारतीय है और भारत में कोई विदेशी नागरिक है जो कि भारत में रह रहा है और भारतीय मूल का कोई नागरिक है, इन सभी को क्या होगा, प्राथमिकता दी जाएगी किसी अंतर्देशीय दत्तक के मामले में। नेक्स्ट है धारा 61 के अनुसार दत्तक ग्रहण के संबंध में क्या यहाँ पर सही है, कौन सा कथन सही है? तो पहला है जिला मजिस्ट्रेट अपना समाधान करेगा कि दत्तक ग्रहण बालक के कल्याण के लिए है। तो यह जो कथन है यह बिल्कुल सही है धारा 61 के अनुसार। तो अभी देखिए इसमें एक कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि 2021 का जो संशोधन है, 2021 में एक संशोधन किया गया है और यहाँ पर जो जिला मजिस्ट्रेट अब जोड़ा गया है, इसके पहले यहाँ पर न्यायालय था। तो अगर आपको कभी डाउट इसमें प्रश्नों में नहीं होना चाहिए कि धारा 61 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट अपना समाधान करेगा कि जो बालक है वह दत्तक ग्रहण के जो दत्तक है वह बालक के कल्याण के लिए है, न्यायालय नहीं होगा, न्यायालय शब्द को हटा दिया गया है।
दूसरा है कि दत्तक ग्रहण की जो कार्यवाही होगी वह बंद कमरे में की जाएगी। यह कथन भी बिल्कुल सही है और यह जो है धारा 61 के अंतर्गत यह जो प्रावधान है यह दिया गया है। तीसरा है कि जिला मजिस्ट्रेट आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से 2 मास के भीतर उस मामले को, उस आवेदन को निपटाएगा। तो यहाँ पर यह सभी सभी बातें हैं वो सही हैं धारा 61 के अनुसार। नेक्स्ट है धारा 65 के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकार वर्ष में कितनी बार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण कराएगी। तो दत्तक ग्रहण अभिकरण जो बनाए गए हैं उनका निरीक्षण होगा किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है, तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 65 के अंतर्गत दिया गया है और ऐसा जो निरीक्षण होगा वह 1 वर्ष में कम से कम 1 बार इसका निरीक्षण किया जाएगा। तो पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है धारा 65 के अधीन उपबंधों का अनुपालन न किए जाने पर या व्यतिक्रम किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण को किस प्रकार से दंडित करेगा। तो यहाँ पर जो कि धारा 65 के अंतर्गत आपने क्या देखा कि राज्य सरकार वर्ष में कम से कम 1 बार प्रत्येक विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का निरीक्षण कराएगा और चेक करेगा कि क्या वहां पर जो कार्य है दत्तक ग्रहण से संबंधित वह सभी प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो अगर 65 के उपबंधों का वहां पर पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो अभिकरण है इसको 50,000 रुपए तक के जुर्माना तथा दत्तक ग्रहण अभिकरण की जो मान्यता है उसको रद्द करने का जो है यहाँ पर पनिशमेंट दिया जा सकेगा। यह जो प्रावधान है धारा 65 के खंड 4 के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट है किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण से संबंधित उपबंध दिया गया है। तो राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण के बारे में जो प्रावधान है यह मिलता है आपको धारा 67 के अंतर्गत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण। वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट है किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत बालक की पहचान प्रकट का प्रतिषेध से संबंधित उपबंध दिया गया है। तो बालक की पहचान के प्रकट नहीं किया जाएगा अर्थात उसको संरक्षण दिया गया है धारा 74 के अंतर्गत। तो पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का वास्तविक भार साधक या नियंत्रक उस पर क्रूरता करेगा तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा। तो अगर कोई बालक है जो कि विधि के विरुद्ध में है या किसी अन्य प्रकार से है वह किसी अभिरक्षा में रखा जाता है। तो जिस व्यक्ति की अभिरक्षा में या उसके भार साधन में उस बालक को रखा गया है और वह व्यक्ति उस बालक के साथ क्रूरता करता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर उसको जो सजा दी जाएगी वह 3 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकेगा। लेकिन यहीं पर एक बात और ध्यान रखिए कि अगर ऐसी क्रूरता के कारण वह जो बालक है वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से निर्योग्य हो जाता है या अपने दैनिक कार्य के लिए वह निर्योग्य हो जाता है, इस प्रकार से इतनी खतरनाक तरीके की उसके साथ क्रूरता की जाती है कि वह शारीरिक रूप से अपंग हो जाता है, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है या इतना वह डिस्टर्ब हो जाता है, इतना निर्योग्य हो जाता है कि अपना जो दैनिक कार्य है वह करने में असमर्थ हो जाता है या उसको अंग भंग कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह जो सजा है वह कठोर कारावास कितना 3 वर्ष लेकर के 10 वर्ष तक का कठोर कारावास की उसको सजा दी जाएगी और इसके साथ साथ यहाँ पर जो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, यह जुर्माना कितना हो जाएगा तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखी जानी है। तो क्रूरता अगर कोई करेगा तो सामान्य रूप से उसको दंड कितना होगा 3 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। लेकिन अगर ऐसी क्रूरता के कारण वह व्यक्ति वह बालक जो है असमर्थ हो जाता है शारीरिक या मानसिक रूप से या उसका अंग भंग हो जाता है तो वहां पर यह सजा जो है 3 साल से बढ़ करके 10 साल तक हो सकती है और सजा और जुर्माना जो है 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। नेक्स्ट है जो कोई भीख मांगने के प्रयोजनों के बालक को नियोजित करता है तो वह किस दंड से दंडित होगा। तो धारा 76 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है और वह किसी बालक को भीख मांगने के लिए प्रयोजनों के लिए नियोजित करता है अर्थात उसको नियुक्त करता है और उसके बदले में उसको वेतन वगैरह देता है
तो ऐसी स्थिति में वह 5 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना से दंडित किया जाएगा। धारा 76 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। तो यह तो बात हो गई सामान्य कि भीख मांगने के लिए अगर उसका नियोजन करता है। दूसरा बात इसी में आप देखिए कि अगर वह भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक को क्या करता है, विकलांग बनाता है, अर्थात उसके अंग भंग कर देता है, हाथ पैर इसलिए तोड़वा देता है या तोड़ देता है या जला देता है ताकि उससे भीख मंगवाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में यह जो सजा होगी, जो 5 वर्ष से कारावास से 1 लाख रुपए जुर्माने तक की है, वह बढ़ करके 7 वर्ष से अन्यून नहीं होगी, लेकिन 10 वर्ष तक का जो है पर कारावास होगा और साथ-साथ यह 5 लाख रुपए तक का जुर्माने की सजा भी वहाँ पर दी जा सकती है। तो अगर उसको भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए विकलांग बनाया जाता है तो। तो अगला प्रश्न देखिए, जो कोई भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का अंगोच्छेदन करता है या अंग विच्छेदन करता है या उसे विकलांग बनाता है तो दंडनीय होगा। तो 5 वर्ष से अन्यून का कारावास जो कि 7 वर्ष तक का हो सकेगा। यह गलत है। 7 वर्ष से अन्यून का कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा ये दोनों ही जो विकल्प है वह सही है। नेक्स्ट है, जो कोई किसी बालक को लोक स्थान में कोई मादक पदार्थ या कोई स्वापक औषधि, तंबाकू उत्पाद या मनः प्रभावी पदार्थ देगा या उसको दिलवाएगा तो वह किस दंड से दंडनीय होगा, उसको कौन सा पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो इसके संदर्भ जो प्रावधान है यह मिलता है आपको धारा 77 के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो सजा दी गई है, सजा बताई गई है, वह 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो है कितना होगा, 1 लाख रुपए तक का। तो चौथा विकल्प सही है कि 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माने से उसको दंडित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, जो कोई किसी प्रयोजन के नियोजन के प्रयोजन के लिए अर्थात उसको कहीं नियुक्त करने के लिए, काम पर लगाने के लिए बालक को लगाएगा या उसे बंधुआ रखेगा, उसके उपार्जन को स्वयं के उपयोग में लाएगा तो वह किस दंड से दंडनीय होगा। अर्थात एक व्यक्ति है, वह बालक को किसी काम में लगा देता है और उससे जो इनकम होती है उसको स्वयं अपने पास रख लेता है या किसी बालक को बंधुआ बना करके रखता है और उससे काम करवाता है। तो अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो वहां पर जो आरोपी है, जो अपराधी व्यक्ति है, वह 5 वर्ष तक के कारावास से, जो कि कठोर कारावास होगा, और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना से उसको दंडित किया जाएगा। धारा 79 के अंतर्गत ऐसा जो प्रावधान है वह किया गया है, धारा 79 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति या संगठन किसी अनाथ, परित्यक्त या अ, अभ्यर्थित बालक को बिना विधिक प्रक्रिया के दत्तक ग्रहण देता है या उसको प्राप्त करता है तो वह किस दंड से दंडनीय होगा। तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि अनाथ व्यक्ति को, परित्यक्त बालक को या अभ्यर्पित बालक को बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए हुए दत्तक ग्रहण में लेता है या देता है तो ऐसी स्थिति में उसको 3 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माना, इस दंड से उसको दंडित किया जाएगा। प्रावधान कहाँ है, तो धारा 80 के अंतर्गत ऐसा जो प्रावधान है वह दिया गया है। नेक्स्ट है, जो कोई किसी बालक को शारीरिक दंड देगा तो वह प्रथम दोष सिद्धि पर किस प्रकार के दंड से दंडित किया जाएगा। तो आप देखेंगे मूर्त दंड की बात की गई है धारा 82 के अंतर्गत। तो इसका अर्थ यह है कि कोई जो है संस्था का, देखभाल संस्था है, उसका भार साधक है या उसमें कोई नियोजित व्यक्ति है जो कि बालक को अनुशासित करने के उद्देश्य से उसको मूर्त दंड देता है, अर्थात ऐसा दंड जो कि दिखाई दे, शारीरिक दंड देता है। तो ऐसी स्थिति में प्रथम दोष सिद्धि पर उसको 10,000 रुपए तक का जुर्माना, तो प्रथम दोष सिद्धि पे पूछा है तो 10,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा उस पर जो है लगाई जा सकती है। और पश्चातवर्ती कार्य अगर वही फिर से करता है तो ऐसी स्थिति में उसको कारावास की सजा दी जाएगी। और कारावास कितना होगा, 3 वर्ष तक का कारावास। तो प्रथम ये हो गई। और पश्चातवर्ती की बात अगर करेंगे तो पश्चातवर्ती की स्थिति में उसको 3 वर्ष का कारावास की सजा उसको दी जा सकती है या जुर्माने की सजा। और जुर्माने की राशि नहीं बताई गई है तो यहाँ पर यही 10,000 रुपये ही माना जाएगा या दोनों की सजा से उसको दंडित किया जा सकता है। तो यह प्रावधान जो है धारा 82 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि मूर्त दंड
के बारे में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? अगला प्रश्न है, कोई गैर राज्य स्वयंभू सैन्य समूह के लिए बालकों की भर्ती करेगा या उपयोग करेगा तो वह किस दंड से दंडित किया जाएगा? तो अगर कोई व्यक्ति है या कोई गैर राज्य की संस्था है और वह सैन्य समूह में उस बालक को भर्ती करता है या लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए बालक का उपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर धारा 83 के जो प्रावधान है वह लागू होंगे। और धारा 83 के अनुसार इस प्रकार से जो कार्य करने का अभियुक्त व्यक्ति है तो उसको जो है कठोर कारावास जो कि 7 वर्ष तक का होगा, तो 7 वर्ष तक का कठोर कारावास या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, या नहीं है बल्कि तथा है, तो इस दंड से उसको दंडित किया जाएगा। तो प्रावधान जो है धारा 83 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, अधिनियम के अंतर्गत बालक का व्यपहरण और अपहरण से संबंधित उपबंध किस आयु के बालक या अवयस्क को लागू होंगे? देखिए, बालक का अपहरण या व्यपहरण यह जो है धारा 84 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो सजा होगी वह तभी दी जाएगी जबकि 18 वर्ष से कम आयु का बालक है। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत निःशक्त बालकों पर किए गए अपराध के लिए दोगुना दंड से संबंधित उपबंध दिया गया है? तो धारा 85 के अंतर्गत यह बताया गया है कि निर्योग्य बालकों पर अगर इस तरह के कोई जो है अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस अपराध के लिए जो सजा का उपबंध दिया गया है उस सजा का दोगुना दंड दिया जाएगा। मान लीजिए कोई सजा ऐसी है जहां पर 3 वर्ष तक का कारावास, कोई अपराध है जो 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है और ऐसा जो अपराध है किसी बालक के साथ किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में धारा 85 यह बताती है कि जो अपराधी है उसको 3 वर्ष की सजा नहीं दी जाएगी बल्कि दोगुना दिया जाएगा, 6 वर्ष तक का कारावास की सजा दिया जाएगा। तो इसीलिए जो है आपसे एक अलग प्रश्न पूछा जाता है कि किस धारा के तहत अपराधी को उपबंधित जो दंड है उसका दोहरा दंड दिया जा सकता है या दिया जाता है, तो यह धारा 85। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण और अभिहित न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो अपराधों का वर्गीकरण और अभिहित न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है यह दिया गया धारा 86 के अंतर्गत। तो 86 के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो यहाँ पर कि जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, वहां ऐसा जो अपराध होगा वह संज्ञेय और गैर जमानती होगा। तो यहाँ पर जो है धारा 86 के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि 7 वर्ष से प्लस है तो वह अपराध कैसा होगा? वह होगा संज्ञेय और साथ में गैर जमानती। दूसरा है कि अगर ऐसा अपराध 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक है कि कारावास से दंडनीय है तो वह क्या होगा? असंज्ञेय होगा। असंज्ञेय, लेकिन साथ साथ क्या होगा? गैर जमानती होगा। और तीसरी बात इसमें यह कहा गया कि अगर वह 3 वर्ष से कम है या -3 वर्ष है तो ऐसी स्थिति में 3 वर्ष से कम है तो वहां पर वह जो अपराध होगा वह असंज्ञेय और जमानती होगा, अर्थात संज्ञेय नहीं होगा, उसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है और गिरफ्तार किया जाता है तो उसको तुरंत जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध 7 वर्ष की अवधि से अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो वही बात आपने देखा कि 7 वर्ष से अधिक है तो धारा 86 का पहला खंड लागू हो जाएगा यहाँ। तो यह जो अपराध होगा संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा, दूसरा विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है कि जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध 3 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम है तो वह कैसा अपराध होगा? तो असंज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा, अर्थात वह असंज्ञेय है क्योंकि वहां पर मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना या उनके मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
अगला प्रश्न है कि जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध 3 वर्ष से कम की अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो वह कैसा होगा? तो वह असंज्ञेय होगा और साथ साथ जमानती भी होगा। अगला प्रश्न है कि किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत दुष्प्रेरण से संबंधित जो प्रावधान है यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो दुष्प्रेरण या अबेटमेंट से संबंधित जो प्रावधान है यह दिया गया है धारा 87 के अंतर्गत। पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट है किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वैकल्पिक दंड से संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो वैकल्पिक दंड या अनुकल्पिक दंड या अल्टरनेटिव पनिशमेंट, इसके संदर्भ में प्रावधान जो है धारा 88 के अंतर्गत दिया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो चूंकि अब जब आप पॉक्सो पढ़ेंगे तो पॉक्सो के अंतर्गत भी यह धारा 42 में मिलता है, धारा 42 में। तो जहां कार्य इस अधिनियम के अधीन या और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय अपराध है, तब किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध के लिए दोषी जो व्यक्ति है वह इस दंड से दंडित किया जाएगा जो मात्रा में अधिक है। इसका उदाहरण समझिए। एक अपराध है, एक कार्य है जो कि जे एक्ट में भी दंडनीय है और साथ में पॉक्सो के भी अंतर्गत हुआ है, दंडनीय है। लेकिन पॉक्सो में उसके लिए जो सजा है वह 7 वर्ष का कारावास है। जे एक्ट में जो सजा है वह 3 वर्ष का कारावास है। तो धारा 88 ये कहता है कि ऐसी स्थिति में जो है जिस अधिनियम में अधिक सजा का प्रावधान है वही अधिनियम लागू होगा, उसी के अनुसार दंड दिया जाएगा। तो भले यह जे एक्ट के अंतर्गत कार्य किया गया है लेकिन यह जो कार्य है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी दंडनीय है, इसलिए यहाँ पर पॉक्सो के अनुसार सजा दी जाएगी। तो यह जो है वैकल्पिक दंड या अनुकल्पिक दंड या अल्टरनेटिव पनिशमेंट की बात यही करता है धारा 88। अगला प्रश्न है किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बालक को हाजिरी से मुक्ति प्रदान की गई है? तो धारा 91 को देखेंगे, 91 को, तो इसके अंतर्गत किसी बालक को न्यायालय में पर्सनल अपीयरेंस से छूट प्रदान की जाती है, उसको मुक्ति प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है कि समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई बालक की आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर की जाएगी? अर्थात अगर किसी बालक के उम्र कितनी है इसकी अवधारण के लिए कोई जांच की जा रही है तो ऐसी जांच जो है वह 15 दिन के भीतर पूरी कर ली जाएगी और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 94 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर उपधारणा और आयु का निर्धारण इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह मिलता है। नेक्स्ट है समिति या बोर्ड किसी संस्था में रखे बालक को विशेष अवसरों पर अनुपस्थित या छुट्टी की इजाजत कितने समय के लिए दे सकेंगे? अर्थात किसी विशेष समय पर बालक को वहां पर उस संस्था से अनुपस्थित रखने के लिए या उसको कहीं आने जाने के लिए छुट्टी दी जा सकती है, तो अधिकतम कितने दिन के लिए उसको छुट्टी पर छोड़ा जा सकता है? तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है इस धारा 98 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि उसे जो है सामान्यतः 7 दिन से अनधिक की अवधि के लिए पर्यवेक्षण के अधीन उसको छोड़ा जा सकता है। तो 7 दिन के लिए, लेकिन पर्यवेक्षण के अधीन। और किस प्रयोजन से? तो मान लीजिए उसको कोई परीक्षा है, नातेदार या किसी रिश्तेदार का विवाह है या माता पिता या कोई परिवार का कोई सदस्य है वह गंभीर रूप से बीमार है, मृत्यु हो जाती है, तो यह कुछ विशेष अवसर होते हैं जबकि बालक को इस तरह से छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपील से संबंधित जो प्रावधान है वह दिया गया है? तो अपील के बारे में जो प्रावधान है यह दिया गया है धारा 101 के अंतर्गत। तो पहला विकल्प जो है सही होगा। तो अपील जो है के बारे में यहाँ प्रावधान तो दे दिया गया है, लेकिन यह ऐसी जो अपील है वह कब की जाएगी, किसके न्यायालय में की जाएगी? तो यहाँ पर देखिए कि बताया गया है कि समिति या परिषद के द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश से पीड़ित या व्यथित कोई व्यक्ति है तो ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर, तो आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर जो है ऐसी अपील कर सकता है। अगला प्रश्न है कि समिति या बोर्ड के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति पोषण, देखरेख, प्रवर्तकता, पश्चात देखरेख संबंधित विनिश्चयों के सिवाय ऐसे आदेश के विरुद्ध किसे अपील कर सकेगा? अब यहाँ पर यह जो शब्द लिखा हुआ है सिवाय, इसका अर्थ यह है कि पोषण, देखरेख और प्रवर्तकता से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसकी जो अपील होगी वह न्यायालय के समक्ष होगी।
लेकिन इसके सिवाय अन्य जो अपील होगी वह किसको होगी, जिला मजिस्ट्रेट को होगी। तो यह जो शब्द दिया गया है आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अन्यथा यह जो प्रश्न है इसके गलत होने की संभावना मैक्सिमम बढ़ जाएगी। तो इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है वह पोषण से संबंधित, देश से संबंधित या प्रवर्तकता से संबंधित कोई मामले से व्यथित है, आदेश से व्यथित है, तो वह जो अपील है किसको करेगा, कोर्ट को करेगा, न्यायालय को करेगा। तो कौन सा न्यायालय होगा, बाल न्यायालय होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अन्य जो अपील होगी वह जिला मजिस्ट्रेट को होगी और आदेश से 30 दिन के बाद ऐसी अपील की जाएगी। अगला प्रश्न है, समिति या बोर्ड के आदेश, देखरेख, प्रवर्तकता, पश्चात देखरेख संबंधी विनिश्चयों के विरुद्ध जो अपील है किसे की जाएगी, यह बालक न्यायालय को की जाएगी। नेक्स्ट है, समिति या बोर्ड के द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट या बालक न्यायालय को अपील आदेश की तारीख से कितने दिन के भीतर की जाएगी। तो ऐसी जो अपील है आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी, जैसा कि धारा 101 के अंतर्गत उपबंधित है। नेक्स्ट है, अधिनियम की धारा 15 के अधीन किसी जघन्य अपराध में प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात पारित बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई जघन्य अपराध है, जैसा कि धारा 15 के अंतर्गत जघन्य अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि परिषद जो है जघन्य अपराधों का निर्धारण करती है। तो अगर कोई जघन्य अपराध किया गया तो ऐसी स्थिति में परिषद के आदेश के विरुद्ध जो अपील होगी वह सत्र न्यायालय को होगी। तो यह प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। तो कौन सा ऐसा न्यायालय है जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। तो जिस बालक ने जघन्य अपराध के अलावा कोई अन्य अपराध किया है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर बालक ने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या 16 वर्ष से अधिक आयु का है तो उसके कार्य के विरुद्ध भी कोई अपील नहीं होगी। बालक बोर्ड के द्वारा अगर दोषमुक्त कर दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में भी कोई अपील नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ उपरोक्त सभी का मामलों में जो है अपील नहीं होगी। उपरोक्त सभी इसका जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि धारा 101 के अधीन किसी अपील में पारित बालक न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील कितने समय के भीतर होगी। तो देखिए, यहाँ पर बालक न्यायालय के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो उसकी कोई भी द्वितीय अपील नहीं होगी, अर्थात यहाँ पर चौथा विकल्प जो है यह सही होगा। नेक्स्ट है, बालक न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति किसके समक्ष अपील फाइल कर सकता है। तो बालक न्यायालय के आदेश से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वह कहाँ आदेश अपील दायर कर सकता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 101 के खंड 5 के अंतर्गत मिलता है और इसमें यह बताया गया है कि ऐसी जो अपील होगी वह हाई कोर्ट में अर्थात उच्च न्यायालय में की जा सकती है। नेक्स्ट है, धारा 102 के अंतर्गत पुनरीक्षण की शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है। तो पुनरीक्षण के बारे में देखिए, आपसे धारा पे प्रश्न सीधा सीधा पूछता है कि अपील के बारे में प्रावधान कहाँ है। तो 101 के अंतर्गत अपील के बारे में प्रावधान है और 102 के अंतर्गत पुनरीक्षण के बारे में जो प्रावधान है वह किया गया है। तो अपील और पुनरीक्षण, सबसे पहले आप इनकी धाराओं को ध्यान रखिए। और दूसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पूछा गया है कि पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय के द्वारा जो है पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि उच्च न्यायालय किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या आवेदन प्राप्त होने पर जो है, अब जो लोअर कोर्ट है उसके जो कार्यवाहियां हैं उसका पुनरीक्षण कर सकता है। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत किशोर न्याय निधि से संबंधित उपबंध दिया गया है। तो किशोर न्याय निधि से संबंधित उपबंध जो है यह धारा 105 के अंतर्गत दिया गया है और ऐसे निधि का जो सृजन है वह किसके द्वारा किया जाएगा। तो राज्य सरकार के द्वारा और बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए ऐसा जो है वह सृजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम के अधीन किशोर न्याय निधि का सृजन किसके द्वारा किया जाएगा। तो किसके द्वारा, तो राज्य सरकार के द्वारा। धारा कौन सी है, तो 105 के तहत ऐसा सृजन किया जाता है
और किस लिए? तो बालकों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए ये ऐसा जो सृजन है वह किया जाता है। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाई से संबंधित जो प्रबंध है वह दिया गया है? तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई के बारे में प्रावधान धारा 107 के अंतर्गत दिया गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रत्येक पुलिस थाना में कम से कम एक अधिकारी जो कि सहायक उप निरीक्षक से अन्यून श्रेणी का होगा, अर्थात सहायक जो सब इंस्पेक्टर हैं इनसे ऊपर का ही होगा, इनसे नीचे के पद का नहीं होगा। अर्थात वह कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जो है वह बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नहीं हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पुलिस अधिकारी है जो कि जो है बाल पुलिस कल्याण अधिकारी के रूप में इसको नियुक्त किया जा सकता है, तो वह सहायक उप निरीक्षक है। क्योंकि सहायक उप निरीक्षक जो है अभी इस पर बहुत प्रश्न आते नहीं हैं, तो अमूमन इसलिए यहाँ पर गलती की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम एक बाल कल्याण पुलिस जो अधिकारी होगा वह किस पंक्ति का होगा? तो सहायक पुलिस उप निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का होगा, इससे निचले पद का वह नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस अधिनियम को कंप्लीट कवर किया है। एक चीज और अगर ध्यान रखना है तो यहाँ अगर कभी पूछा जाए इस अधिनियम के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं हैं, तो कुल जो है 112 धाराएं इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई हैं। तो यहाँ पर हमने 165 प्रश्नों का जो संकलन है ये आपको समर्पित किया और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि हमने कोशिश किया है कि इसमें किसी भी तरीके की कोई भी त्रुटि ना हो और जितने भी प्रश्न हैं वह सभी को हमने बेयर एक्ट के माध्यम से आपको कोरिलेट करते हुए सभी एक प्रश्नों को धाराओं के साथ जोड़ते हुए आपके समक्ष जो है उसको प्रस्तुत किया है, ताकि इसको पढ़ते समय आपको किसी भी तरीके से कोई ये डाउट न रह जाए कि यह जो प्रश्न है इसका उत्तर किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो हमारी लगभग यही कोशिश रहती है सभी जो वीडियो होते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं उनके संबंधित जो धाराएँ हैं उनसे कोरिलेट ज़रूर करें, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी अन्य विषय के साथ। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको अधिकतम लोगों के पास शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।